मुझे पता है कि गुक ने मेरे इस कदम का अनुमान लगा लिया था। वह युद्ध के लिए तैयार खुशी खुशी अपना कंप्यूटर चालू कर देता है। जहां तक मेरी बात है, मैंने जिम में अभियोजक ओह के साथ एक निजी बैठक की व्यवस्था की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा मैं अवाक रह गया। क्यूरी भी वहीं थी। पिछली बार की छाया मुझे परेशान कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से खतरे में पड़े, मैं नहीं चाहता कि वो इस दलदल में फंसे। क्यूरी को फिर से लगा कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूं। उसकी आंखें नाराजगी से भरी थीं। अंत में मुझे झुकना पड़ा, क्यूरी को जांच में शामिल होने दिया। उसी समय ही आह की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसके पिता की हालत गंभीर थी, समय बहुत कम था। उसे कंपनी में सत्ता के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ रहा था और साथ ही ताई सेओब से सावधान रहना था, जो उसके परिवार के समूह को निगलने की फिराक में था। ही आह इतनी व्यस्त थी कि मेरे से मिलने का भी समय नहीं था। इसी समय मिन्सू मेरे लिए एक बड़ा उपहार लेकर आया। उसने वरिष्ठ अधिकारियों की सेना में भ्रष्टाचार के सभी सबूतों को संकलित कर लिया था। मिन्सू को घर ले जाते समय मैंने एक संदिग्ध व्यक्ति को मंडराते हुए पाया। मैंने उस आदमी का पीछा किया और संयोग से एक लड़की को बचाया जिसे गला घोंटा जा रहा था। संयोग से वह लड़की हानमी की सबसे अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा वह जिन योंग की बेटी भी है, जो एक ईमानदार विधायक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सीधे ते सेओब का सामना करने की शक्ति है। मैंने हानमी से जिन योंग से मिलने का समय तय करने के लिए कहा। मैंने उसे चेतावनी दी ते सेओब पर चाकू चलाने की योजना कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बगल में ही एक गद्दार है। उस व्यक्ति को पहले ढूंढा होगा। लेकिन जिन योंग को अभियोजन पक्ष से गहरी नफरत थी, उसने मेरी चेतावनी नहीं सुनी और गुस्से में चला गया। और जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही वो वापस आया उसे पता चला कि ते सेओब को उसकी योजना का पता चल गया है। जिन योंग ने तुरंत सर्वोच्च अधिकारियों को बुलाकर जांच की, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जो आया वो ते सेओब था। गद्दार जिन योंग का सचिव था। उसने सारी जानकारी ते सेओब को लीक कर दी थी। जिन योंग के करीबी लोगों को भी खरीद लिया गया था। अब जिन योंग अकेला रह गया है। इस समय उसे मेरी चेतावनी याद आई। उस रातम नदी के किनारे अकेले मिले। मैंने अपने आदर्शों के बारे में, गणराज्य की रक्षा के बारे में बात की। मैं चाहता हूं कि जो ताई सेओब को कानून द्वारा दंडित किया जाए। फिर मैंने जिन योंग को एक फाइल दिया, कहते हुए कि ये पेंडोरा का बॉक्स है। मैं चाहता हूं कि वो इसे संसद की बैठक में सार्वजनिक करे। फाइल देखकर जिन योंग चौंक गया। इसमें सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के अपराध थे। यदि ये सार्वजनिक किया जाता है तो पूरा दक्षिण कोरिया अराजकता में डूब जाएगा। लेकिन मैंने कहा, इसके बजाय जिन योंग के पास ताई सेओब से निपटने के लिए अधिक शक्ति होगी। मैंने इस आदमी पर दांव लगाया था। वो एकमात्र राजनेता था जो ताई सेओब का विरोध कर सकता था। क्या योजना सफल होगी? जिन योंग न्यायपालिका समिति में संसद जाता है। ये न्याय मंत्री के उम्मीदवार के चुनाव के लिए एक बैठक है। यहाँ जिन योंग ने उस फाइल को निकाला जो मैंने दी थी। इस सूची में 37 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सैन्य सेवा घोटाले को जन्म दिया। यहाँ तक कि कुछ सांसदों के नाम भी थे जो यहाँ मौजूद थे। इसके बाद 50 लोग थे जिन्होंने नशीली दवाओं, रोधी कानून का उल्लंघन किया और यौन रिश्वत लेने वाले भी। जिन योंग ने संसद और मीडिया के सामने इन सभी नामों को जोर से पढ़ा। कई वरिष्ठ अधिकारी विरोध में खड़े हुए। संसद भवन अफरा तफरी में डूब गया। मेरी योजना के अनुसार मुझे लगा कि इस घटना से जो ताई सेओब की शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। जिन योंग द्वारा नामित सभी लोग मदद के लिए ताई सेओब के पास पहुंचे। जैसे ही ताई सेओब बाहर निकला, वे सभी उसके पैरों तले गिर पड़े। जीवित रहने का रास्ता खोजने के लिए इन लोगों ने ताई सेओब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इस घटना से उसकी शक्ति बढ़ी, लेकिन ताई सेओब के अपराधों का स्तर भी बढ़ गया। कांग जिन भी मदद के लिए ताई सेओब के पास गया, उसे अपराध से बचने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गिरफ्तारी के बावजूद उसने अपने पिता की कंपनी के खिलाफ गवाही दी और अपने परिवार को खुद जेल भेजा। कांग जिन के पिता की कंपनी भी ताई सेओब के हाथ आ गई। इस समय इल ह्यून अपराध से बचना चाहता था, इसलिए उसने मीडिया के सामने जिन मी पर सारा दोष मढ़ दिया। इल ह्यून ने यह भी कहा कि उसका केवल इस्तेमाल किया गया था। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। मैं एक योजना बनाने के लिए जिन मी से मिला। इल ह्यून को पूरी तरह से नष्ट करने और जेल भेजने की योजना। मेरी योजना के अनुसार जिन मी ने वही किया जो इल ह्यून ने पहले किया था, यहाँ तक कि रोते हुए कहा कि वो गर्भवती थी। न्यायालय मैनल ह्यून को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। मुझे इल ह्यून को ले जाते हुए देखकर बहुत संतोष हुआ। मैं हर दिन जिम में जियो सेओब के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। हालांकि ये सिर्फ एक अभ्यास था, हम दोनों ने कोई दया नहीं दिखाई। सन ह्यूक ने यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। इस बीच ही आह के परिवार के लिए बुरी खबर आई। उसके भाई के विवाहेतर संबंध का खुलासा मीडिया ने कर दिया था। उसके पिता अत्यंत क्रोधित थे। जब बात इस हद तक पहुंच गई तो ही आह इसे और छुपा नहीं सकती थी। उसके पिता की बात मानने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे समूह को बनाए रखने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ा। ही आह ने एक दोस्त के तौर पर मुझसे अलविदा कहने के लिए मिलने का समय तय किया। अब से उसे प्रसिद्धि और शक्ति के लिए लड़ाई में कदम रखना होगा। वह भोली लड़की नहीं रहेगी। जब ही आह जाने वाली थी, मैंने उसे रोका। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। मैंने उसे एक टेडी बियर दी। मैंने कहा कि अगर तुम दुखी हो तो मेरे पास आओ। ही आह बहुत भावुक हो गई। उसे लगा जैसे उसे नई ताकत मिली है और वो मुस्कुराते हुए चली गई। ठीक उसी समय ही आह के भाई ने ताई सेओब को ढूंढ निकाला। अध्यक्ष बनने की इच्छा से उसने ताई सेओब के साथ एक सौदा किया। उस रात ताई सेओब अध्यक्ष किम के पास गया और उनसे अपनी सबसे बड़ी संतान को पद सौंपने का अनुरोध किया।
लेकिन अध्यक्ष किम सहमत नहीं हुए। इसलिए तेसेओब ने चेतावनी के तौर पर उसे एक तोहफा दिया। अध्यक्ष किम के अस्पताल में भर्ती होने की खबर टीवी पर मीडिया द्वारा प्रसारित की गई। तेसेओब ने सुखहून को चेओन्हा समूह की जांच करने का आदेश दिया। ये घोषणा आम जनता के लिए की गई थी। पहला लक्ष्य अध्यक्ष किम का सबसे छोटा बेटा था, उसे जेल भेज दिया गया। इस डर से कि अगला लक्ष्य ही होगा, अध्यक्ष किम व्यक्तिगत रूप से तेसेओब के पास गए। उन्होंने उसे एक उपहार दिया। जब उन्होंने पहली बार सहयोग किया था तब की एक रिकॉर्डिंग। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेसेओब ने फिर से उसके बेटे को छुआ तो वो उसे जेल भिजवा देगा। इसने तेसेओब की सीमा को छू लिया। उस रात तेसेओब ने अध्यक्ष किम की हत्या के लिए अस्पताल में लोगों को भेजा। वहां का निदेशक भी तेसेओब का आदमी था। उसने अपने आदमियों को कमरे में एक इंजेक्शन देने के लिए भेजा और अध्यक्ष किम हमेशा के लिए चले गए। टीवी पर खबर देखकर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने गया। मैंने ही को थकी हुई, अवाक और बेहद दुख में देखा। मैंने कहा कि मैं उसे चेओन्हा समूह को बनाए रखने में मदद करूंगा। मुझे जाते हुए देखकर ही भ्रमित हो गई। उसने तुरंत अपने सहायक से मेरे बारे में सब कुछ जानने के लिए कहा। जब मैं लौटा मैंने संगमान से मेरी पहले से निवेश की हुई सारी संपत्ति और शेयर बेचने को कहा। मुझे इन पैसों की जरूरत है। अध्यक्ष किम की मृत्यु हो गई थी, इसलिए तेसेओब ने जांच रोक दी थी। इसने सुखहून को बहुत प्रभावित किया क्योंकि इसे जनता के सामने घोषित किया गया था इसे रोकने से लोग मुझ पर विश्वास खो देंगे। मैंने लोगों को आश्वस्त करने के लिए ब्योंगडॉन बैंक की जांच को मोड़ने का सुझाव दिया। सुखहून के पास कोई और विकल्प नहीं था। पदोन्नति पाने के लिए सुखहून ने मुझसे गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहा, भले ही वो जो तेसेओब का बैंक था। लेकिन सुखहून को नहीं पता था कि ये जो तेसेओब को अलग करने की मेरी योजना है। जांच के बाद ही ये जानकर हैरान रह गई कि मेरे पास भारी रकम है। उसके मन में संदेह दूर करने के लिए उसने मुझसे मिलने का समय तय किया। जानती थी कि मैंने स्कूल में रहते हुए भी रियल एस्टेट में निवेश किया था। मैंने तेसेओब से निपटने और की मदद करने की योजना बनाई थी, इसलिए वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने उसे अपनी योजना भी बताई। सबसे पहले मैं ब्योंगडॉन बैंक के अध्यक्ष को गिरफ्तार करूंगा। यह तेसेओब का गुप्त धन है और ये वो जगह है जहां उसने चेओन्हा समूह के 15% शेयर रखे। ये करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से तेसेओब से मिलने गया। मैंने उससे कहा कि सुखहून ब्योंगडॉन बैंक की जांच कर रहा है, लेकिन तेसेओब अभी भी उच्च सतर्कता पर था। उसने केवल दस्तावेज लिया और मुझे घर जाने को कहा। जैसे ही मैं बाहर निकला, सहायक खान ने मुझसे अतीत के वादे के बारे में पूछा। मैंने कहा कि ये अभी सही समय नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। फिर मैं जिन योंग से मिलने गया और उनसे ब्योंगडॉन बैंक की जांच के बारे में खबर फैलाने को कहा। मैं चाहता था कि तेसेओब को पता चले और उस पर भरोसा करे। टीवी पर खबर सुनने के बाद तेसेओब ने चिंता के साथ मुझे फोन किया। तेसेओब ने मुझे आपराधिक सबूतों की जांच करने और सुखहून को गिरफ्तार करने का काम सौंपा, लेकिन मैं चाहता था कि सेक्रेटरी हान सबूत लेने के लिए मेरे साथ आए। फिर मैं इल ह्यून से मिलने के लिए जेल गया। मैं चाहता था कि इल ह्यून सुखहून के भ्रष्टाचार के बारे में गवाही दे। मैंने कहा कि मैं तेसेओब के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए अगर जांग इल ह्यून मेरी मदद करता है तो मैं उसकी सजा कम करने में मदद करूंगा। लेकिन सब कुछ के बाद इल ह्यून ने मुझ पर विश्वास करना बंद कर दिया। इसी समय सहायक खान अंदर आ गया। उसे देखने के बाद इल ह्यून ने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। इससे पहले मैंने क्यूरी को जेक्यू निर्माण कंपनी सुखहून की पत्नी और बच्चे के स्वामित्व वाली कंपनी की भी जांच करने दी थी। लेकिन ठीक इसी समय जो तेसेओब को अपने अधीनस्थों से खबर मिली कि बैंक ब्योंगडॉन के निदेशक ने कहा कि अगर जेक्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी की जांच की गई तो बैंक ब्योंगडॉन भी इसमें फंस जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुखहून के बेटे को अवैध रूप से बड़ी रकम उधार दी थी। ये सुनकर तेसेओब बेहद नाराज हो गए। तेसेओब ने तुरंत सहायक खान को मुझे फोन करने और जांच रोकने के लिए कहा, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। इस समय क्यूरी अपने वरिष्ठ से मिलने गई थी। वह पूर्वी कार्यालय के मुख्य अभियोजक थे और सुखहून के प्रतिद्वंद्वी भी थे। जब उन्होंने सुना कि क्यूरी जेक्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी की जांच कर रही है तो उन्होंने तुरंत उसकी प्रशंसा की और जांच जारी रखने को कहा। यह सुनकर कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, सुखहून खुद को शांत नहीं रख सका। जब तेसेओब को खबर मिली तो वो केवल निराशा में आहें भर सका। तेसेओब ने तुरंत मुख्य अभियोजक यू को फोन किया। तेसेओब ने उनसे जांच रोकने और तुरंत रिहा करने को कहा। हालांकि वो नहीं चाहता था, उसे सिर हिलाकर सहमति देनी पड़ी। जब क्यूरी को ये खबर मिली तो वो बेहद गुस्से में थी। उसने सुनने से इनकार कर दिया और जांच जारी रखी। कार्यालय में अभियोजक को एक गवाह भी मिल गया था। क्यूरी उसे ढूंढने के लिए समय निकालने के लिए रुक गई। सांगमान और जियो सियोक बाहर इंतजार कर रहे थे। सांगमान ने अभियोजक का पीछा किया, जबकि जियो सियोक क्यूरी की रक्षा के लिए रुक गया। स्थिति को अस्थिर देखकर सांगमान ने मुझे सूचित करने के लिए तुरंत फोन किया। अभियोजक का इंतजार करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं बल्कि तेसेओब द्वारा भेजा गया हत्यारा था। अभियोजक को बुरी तरह पीटा गया था। जब हत्यारे ने उसे जहर का इंजेक्शन देने की कोशिश की तो मैं सही समय पर पहुंच गया। जिसने मुझे मारा था उससे दोबारा मिलकर मैं बहुत उत्साहित था। मैंने सालों तक केवल इसी आदमी के लिए कड़ी ट्रेनिंग की थी। हमने कुछ शब्द कहे और फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। अंत में हम एक बार फिर आमने सामने थे। इस बार मैं हत्यारे की गति से मेल खा सका। ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबरी पर हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को जोर शोर से टक्कर दी, कोई किसी से कम नहीं था। मैंने एक मुक्का मारा, हत्यारे ने भी जवाब दिया।
लेकिन कुछ देर बाद में कमजोर पड़ने लगा। मुझे फिर से मार लगी। जब मैंने निर्णायक वार किया तो उसने मेरी आंखों में रेत फेंक दी। जब मैं गुस्से में लड़ने की तैयारी कर रहा था तो पुलिस आ गई। मुझे रुकना पड़ा और अभियोजक ओ को ढूंढना पड़ा और फिर उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उसकी कुछ पसलियां टूटी हैं और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। क्यूरी ने हत्यारे की जांच के लिए एक जासूस को बुलाने की योजना बनाई, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे जांच बंद करने और जिसे उसने पकड़ा था उसे छोड़ देने को कहा। मैं इस मामले को शांति से निपटाऊंगा। ताए सेओब ने सुओ खून की गलती को माफ कर दिया। उसी समय सचिव ने रिपोर्ट किया कि हत्यारे की कोशिश नाकाम रही। ताए सेओब हैरान था। उसने सोचा कि क्या मैंने हत्यारे को रोका था। थोड़ी देर बाद में भी ताए सेओब से मिलने गया और कहा कि मैंने ही हत्यारे को रोका था। मेरे सहकर्मियों ने भी जांच रोक दी थी। मैं नहीं चाहता था कि जो ताए सेओब को निशाना बनाया जाए, लेकिन ताए सेओब मुझसे और भी सावधान हो गया। मेरे जाने से पहले ताए सेओब ने मुझे बताया कि सुओ खून अगला मुख्य अभियोजक होगा। ताए सेओब मेरी प्रतिभा से चकित था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ताए सेओब को डर था कि मैं परेशानी खड़ी कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपने सहायक से मुझे नियंत्रित करने में सक्षम किसी व्यक्ति को खोजने के लिए कहा। संगमान ने मेरे पैसे का इस्तेमाल JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी में 4% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया। मैंने संगमान को एक काम सौंपा। अगली सुबह जियोन सेओक ने संगमान को JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी तक पहुंचाया। वो एक शांत ढंग से बाहर निकला। संगमैन एक बड़े निवेशक के रूप में यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूं कि संगमैन JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी में घुसपैठ करे ताकि सी खून के बेटे तक पहुंच सके। चुनाव का दिन जल्दी आ गया। सी खून खुशी खुशी चल रहा था क्योंकि यही उसका अंतिम लक्ष्य था जो वो पाना चाहता था, लेकिन मैं एक दुष्ट व्यक्ति को उसकी इच्छा पूरी नहीं करने दे सकता। सुनवाई के दौरान सेओंग ह्यूक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई सी खून के बेटे के अपराधों को उजागर करने के लिए। इससे समिति में हड़कंप मच गया। इस समय जिन योंग ने भी सी खून से पूछताछ की। ताए सेओब भी असहाय था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सेओंग ह्यूक ने इस्तीफा देने की भी तैयारी की। उन तीनों ने सेओंग ह्यूक को विदाई कहने के लिए साथ में शराब पी। इस समय ताए सेओब ने सी खून को स्थिति बदलने की एक योजना दी। ताए सेओब ने अपनी पुरानी योजना का इस्तेमाल किया। सी खून ने मुझे अपने बेटे को जेल भेजने का आदेश दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इससे उसके प्रमोशन पर असर पड़े। ठीक इसी समय मिनसू ताए सेओब से मिलने आए। उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद मिनसू ने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया। मिनसू ने मुझसे कहा कि जब से मैं आया हूँ उसकी जिंदगी आसान हो गई है। जीवन की चुनौतियों के अभाव ने उसे दुखी कर दिया था, लेकिन अब मिनसू ने सच्चा आनंद पा लिया है। वो मुझसे भिड़ना चाहता है। अब से मिनसू ताए सेओब के साथ खड़ा होगा। मैं और मिनसू आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करते हैं। भिड़ने से पहले मैं और मिनसू ने आखिरी बार सहयोग किया जो कि सेओ खून को एक साथ पकड़ना था। मिनसू ने मुझे सेओ खून की पत्नी के गबन के सबूतों वाला एक दस्तावेज दिया। अगले दिन जिन योंग ने मीडिया के सामने सेओ खून पर गिमसान में नशीली दवाओं की तस्करी को छिपाने का आरोप लगाया। यहीं नहीं रुके। क्यूरी भी सेओ खून की पत्नी पर गबन और उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए धन शोधन में सहायता करने का आरोप लगा रही थी। आपदा इतनी अचानक आई कि सेओ खून तुरंत ताए सेओब को खोजने निकल पड़ा। सेओ खून को लगा कि सब कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हान मी ने व्यक्तिगत रूप से उस पर आरोप लगाया है। उसने जनता से कहा कि वो सेओ खून की अवैध संतान है। उसने ये भी कहा कि उसने उसे बचपन से ही छोड़ दिया था। इसने सेओ खून की नैतिकता को बहुत प्रभावित किया, जिससे उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस बिंदु पर जो ताए सेओब भी असहाय था। एक साथ बहुत सारे अपराध सामने आने के साथ उसके लिए खुद को बचाना मुश्किल था। सेओ खून जानता था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सेओ खून ने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप चला गया। तेसेओब ने अपने सहायक हान को मुझे फोन करने के लिए कहा। तेसेओब चाहता था कि मैं सेओ खून को जल्दी से गिरफ्तार कर लूं। वो इस स्थिति को नहीं बचा सकता था। मुझे आदेश मिलते ही मैंने तुरंत सेओ खून को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। हालांकि सेओ खून को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने शांति से इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह जेल में बंद होने के बावजूद सेओ खून को पता नहीं था कि मैंने ये सब किया है। सेओ खून के परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए अब JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई मालिक नहीं है। इसलिए तेसेओब ने अपने अधीनस्थों को कंपनी को फिर से खरीदने का काम सौंपा। इस समय मेरा अगला लक्ष्य भी तय हो गया था। मैं तेसेओब के धन के स्रोत को काटना चाहता था। मुझे पाक डेहो से निपटना था, ब्योंगडॉन बैंक का मालिक। मैंने और ही आह ने संगमान को JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी को फिर से खरीदने का प्रस्ताव देने पर चर्चा की। संगमान को उसकी बहन से भारी वित्तीय सहायता मिली थी, इसलिए वो बातचीत के मामले में बहुत आत्मविश्वासी था। उसका व्यवहार एक सच्चे व्यवसायी जैसा ही था। इस समय डे हो को खबर मिली कि कोई JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिग्रहण में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए वह गुस्से में अपने अधीनस्थों से फिर से बातचीत करने को कहा। डे हो ने कहा कि कीमत कोई समस्या नहीं है, अगर पैसे की कमी है तो वो ब्योंगडॉन बैंक से निकाल सकता है। ये भी मेरी योजना का हिस्सा था। अगले दिन मैं वित्तीय पर्यवेक्षण एजेंसी के निदेशक को खोजने के लिए व्यापार संघ की बैठक में गया। यहाँ संगमान की एक नई भूमिका थी। मेरा काम निदेशक से अकेले मिलना था। जैसे ही मैं उससे मिला, मैंने वो सबूत पेश किया कि उसने ब्योंगडॉन बैंक के इक्विटी अनुपात को समायोजित करने के लिए निदेशक को मजबूर किया था। इससे डे हो ब्योंगडॉन बैंक से पूंजी नहीं निकाल सका। इसलिए डे हो को तुरंत ताए सेओब की चेतावनी याद आई कि उसे JQ कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिग्रहण में असफल नहीं होना चाहिए।
विफल होने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुझे डे हो के चरित्र के बारे में अच्छी तरह से पता है। डे हो एक गुंडे से आया है, इसलिए यदि उसे कोने में धकेल दिया जाता है तो उसका गुंडा चरित्र सामने आएगा। डे हो निश्चित रूप से परिणाम की परवाह किए बिना कार्य करेगा। इस समय मुझे जिन योंग से भी खबर मिली। सेओंग ह्यूक को सेओ खून की जगह पदोन्नत किया गया था। सेओंग ह्यूक ने पहले मुझसे सलाह नहीं ली थी, बल्कि ताए सोब से अकेले मिले थे। सेओंग ह्यूक ने उसकी बात मान ली और सियोल का मुख्य अभियोजक बन गया। जब तेसियोब एक बच्चा था, उसने सहायक खान को आग से बचाया था। उसने अपनी बहन के भाई को भी बचाया, लेकिन जब वो अपने भाई से मिलने गई तो उसने एक रहस्य सुना। ये टीसियोब ही था जिसने अनाथालय को जलाया और फिर बच्चों को बचाने के लिए अंदर भागा, लोगों का विश्वास और समर्थन जीतने के लिए। इसीलिए सहायक खान हमेशा जो ताई सियोब को एक दानव से कम नहीं मानती थी। अभियोजन कार्यालय में वापस सियोंग ह्यूक के पदोन्नति के बाद उसने मुझे कहीं और स्थानांतरित कर दिया। फिर सियोंग ह्यूक ने सभी मामले कांग जिन को सौंप दिए, लेकिन मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। इस समय टी सियोब का सचिव डे हो को जेक्यू निर्माण कंपनी के अधिग्रहण के बारे में बताने आया। इससे वो और नहीं बैठ सका। दाई हो ने उन गुंडों से मिलने गया जिनके साथ वो काम करता था। दाई हो ने अपने अधीनस्थों को चेओना बीमा से बड़ी रकम निकालने के लिए नीच तरीकों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। अगर डे हो के पास वो पैसा होता तो वो जेक्यू निर्माण कंपनी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर सकता था। इस समय मिनगुक मुझसे मिलने सियोल आया। एक उत्कृष्ट जासूस की मदद से मैंने जल्द ही गुंडों का ठिकाना ढूंढ लिया। मिनगुक को पता था कि एक लड़ाई होने वाली है, इसलिए वो बहुत चिंतित लग रहा था। ठीक उसी समय जेओन सियोक आ गया। मैंने हमला करने के लिए एक किताब पकड़ी, जबकि जेओन सियोक ने शक्तिशाली मुक्के मारे। मिनगुक ने तुरंत घटनास्थल को साफ करने के लिए सहायता बुलाई। उनके द्वारा इन लोगों को संभालने के बाद सरगना को भी पकड़ लिया गया। शुरुआत में वह बहुत शांत और निडर था, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसे धमकाया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। फिर उसने डे हो को फोन किया और कहा कि सब कुछ सफल रहा। ये सुनकर डे हो बहुत खुश हुआ। जैसे ही उन्होंने सफलतापूर्वक जाल बिछाए, सेओंग ह्योक अंदर आया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि सेओंग ह्योक ही था जिसने मिनगुक को मेरी मदद के लिए भेजा था। सेओंग ह्योक ने पदोन्नति स्वीकार कर ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी जांच हो। सेओंग ह्योक को डर था कि टे सोब मुझे निशाना बनाएगा। सेओंग ह्योक चाहता था कि टे सोब जिसे निशाना बनाए वो हो मैं नहीं। सेओंग ह्योक मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा ताकि मैं अंधेरे में रह सकूं और टे सोब से निपट सकूं। इस समय टे सोब को खबर मिली कि डे हो असफल हो गया है, इसलिए टे सोब ने तुरंत डे हो को खोजने का आदेश दिया। पिछले जीवन की यादों के कारण मैं जानता था कि डे हो कहां मरेगा। मैं उसे रोकने के लिए तुरंत वहां गाड़ी चलाकर गया। उसी समय हत्यारा और सचिव आ गए। वे पहुंचे, लेकिन मैं पहले पहुंच गया। मैंने तुरंत डे हो को काबू किया और उसे एक तरफ खींच लिया। डे हो को न पाकर हत्यारे ने कमरे में मौजूद लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस आ गई, इसलिए वो रुका और चला गया। इसके बाद ते सेओब ने सेओंग ह्युक को फोन किया और उससे व्यक्ति को तुरंत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सेओंग ह्युक मुकर गया। उसने व्यक्ति को छोड़ने से इनकार कर दिया। अभियोजन कार्यालय लौटते ही उसका अधिकार छीन लिया गया। अब वो सिर्फ एक कठपुतली मुख्य अभियोजक है। मैं हमेशा सेओंग ह्युक का आभारी रहा हूं। मैंने सेओंग ह्युक को दिलासा दिया कि वो आखिरी पल तक कोशिश करे, क्योंकि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं बार में बैठा था, तभी एक लड़की आकर मुझसे बात करने लगी। पिछली बार भी उसने रेस्तरां में मुझसे दोस्ती का दिखावा किया था। ये वही लड़की है जिसे तेसेओब ने मुझे बहकाने के लिए भेजा था। मैं बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। मैंने तो उसे होटल में भी चलने का प्रस्ताव दिया। उसे लगा कि उसने मुझे बहका लिया है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। वो जियोंग से जून के लिए एक लॉबिस्ट है। पिछले जन्म में अभियोजक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि ते सेओब ने उसे रोक दिया था। मुझे से जून की कमजोरी का पता चल गया है। मुझे कुछ देर तक लुभाने के बाद से जून ने तेसेओब को धोखा देने के लिए मुझसे हाथ मिलाने का फैसला किया। इसके बाद से जून ने जो तेसेओब के सचिव से मुलाकात की और रिपोर्ट किया कि उसने मुझे सफलतापूर्वक लुभाया है। से जून ने उसे विश्वास दिलाने के लिए सबूत भी पेश किए। इसके बाद दोनों ने कुछ अवैध लेन देन किए। इस समय जो तेसेओब ने खबर देखी कि संगमान जेक्यू निर्माण कंपनी के सीईओ बन गए हैं, ही आह ने मुझे तेसेओब द्वारा संगमान को निशाना बनाए जाने की चेतावनी देने के लिए फोन किया। मैं घर जल्दी से भागा और संगमान को तेसेओब के फोन का जवाब न देने की याद दिलाई। इसके अलावा संगमान को तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि जियोंग सेओक उसके साथ न हो। अगले दिन संगमान को वास्तव में एक कॉल आया। संगमान को कॉल करने वाला सहायक खान था। तेसेओब ने एक बैठक की व्यवस्था की थी। यदि संगमान नहीं आता है तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। सचिव हान से धमकी भरे शब्दों को सुनने के बाद संगमान ने अकेले मिलने के स्थान पर जाने का फैसला किया। भले ही मैंने उसे रोकने के लिए फोन किया, संगमान जाने के लिए दृढ़ था। इस समय तेसेओब अभी भी संगमान का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो सामने आया वह मैं था। इससे तेसेओब बहुत हैरान हुआ। ये सब मेरे पीछे था। यहाँ मैंने तेसेओब को आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की, लेकिन तेसेओब शांत रहा क्योंकि उसे लगा कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर बातचीत के बाद तेसेओब को एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में बहुत कुछ पता है। तेसेओब ने मेरी युद्ध की घोषणा स्वीकार कर ली। तेसेओब जानता था कि मैं संगमान की चिंता के कारण यहाँ आया हूँ।
इसलिए जब मैं उठकर जाने लगा तो तेसेओब मुस्कुराया और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं संगमान को महत्व देता तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने जियोंग सेओक से संगमान को खोजने के लिए कहा। उस समय संगमान छत पर तेसेओब के हत्यारे और सचिव का सामना कर रहा था। वे दोनों संगमान को मेरे साथ विश्वासघात करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कि संगमान समझौता करने को तैयार नहीं था, हत्यारे ने उसे छत पर रेलिंग से धक्का दे दिया। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए संगमान ने सहमत होने का नाटक किया। इसके बाद संगमान ने पूछा कि क्या तेसेओब इन सब के पीछे था। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, हत्यारे ने संगमान को तलाशा। जब उन्हें रिकॉर्डर मिला तो सब खत्म हो गया। संगमान को हत्यारे ने जमीन पर फेंक दिया। मैं और जियोन सेओक आपातकालीन कक्ष के दरवाजे के सामने चिंतित खड़े थे। हालांकि संगमान मरा नहीं था, लेकिन उसके होश में वापस न आने का खतरा था। मैं बहुत दुखी था। गुस्से में मैंने जो ताएसेओब के बारे में सोचा। उस समय ताएसेओब अपने अधीनस्थों से कह रहा था कि वो उसे कल असहायता का असली मतलब दिखाएगा। जब मैं अभियोजन कार्यालय पहुंचा तो मैंने कार्मिक स्थानांतरण की सूचना देखी। सेओंग ह्योक और मिनगुक को गिमसेन स्थानांतरित कर दिया गया था। आनमी को भी जापान स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यूरी और अभियोजक ही वू को भी कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। पता चला कि ताएसेओब ने मुझे यही चेतावनी दी थी। अब मेरे साथ कोई नहीं था। जैसे ही मैं चला, मैंने संगमान और सभी के बारे में सोचा। उस समय मैं जिनयोंग से मिलने गया। मैं उससे आखिरी बार कुछ करवाना चाहता था। ठीक इसी समय मिनसू भी ताएसेओब से मिलने आया। मिनसू ने कहा कि वो राजनेता बनना चाहता है। ये सुनकर ताएसेओब ने मिनसू को एक काम सौंपा। मिनसू के लिए संसद में प्रवेश करने का टिकट मुझे पकड़ना था, लेकिन मिनसू ने मुझे इसके बारे में बताया। ऐसा लगता है कि मुझे मिनसू का टिकट बनना होगा। इस समय में ही आह को जेक्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिक्री अनुबंध और शेयर सौंपने आया हूँ। इससे ताएसेओब नाराज हो गया। ताएसेओब ने सेओंग ह्यूक को मुझे अमेरिका ले जाने का आदेश दिया। मैं खुशी खुशी सहमत हो गया, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं ताएसेओब के दाहिने हाथ सेक्रेटरी किम को खत्म कर दूंगा, जो ताएसेओब का सबसे सक्षम सहायक है। वे दोनों छत पर हैं। सेक्रेटरी किम ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझसे पूछा कि क्या मैं पूरी तरह से असहाय महसूस करने में सहज महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं इस असहायता को समझता हूँ, इसलिए मैंने प्रोसिक्यूटर का पद छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने प्रोसिक्यूटर की वर्दी उतारी तो मैं किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। पहला व्यक्ति सेक्रेटरी किम था। मैंने रक्षा उद्योग में सेक्रेटरी किम के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा किए। मैंने गुप्त रूप से सौदों की तस्वीरें ली। अवैध ऋण, अचल संपत्ति, सट्टेबाजी, राजनेताओं को हमले और जबरन वसूली के लिए उकसाना और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ये सेक्रेटरी किम के अपराधों की सूची है। वो हमेशा दूसरों का शिकार करता था, लेकिन अब उसे शिकार होने का एहसास होगा। इस बार मैंने बहुत जोर लगाया। ताएसेओब अब सेक्रेटरी किम को नहीं बचा पाएगा। ताएसेओब ने मुझे फिर से चुनौती देने के लिए फोन किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ताएसेओब के वफादार कुत्ते को मैंने जंजीर में बांध दिया था। ताएसेओब गुस्से में था और उसने अपने सहायक हान को किसी को खोजने के लिए कहा। सेक्रेटरी किम के हाथ में उन अपराधों की सूची थी जो उसने किए थे, और उसे पता था कि वो बच नहीं सकता। अपने आदर्शों की रक्षा के लिए उसे सभी गलतियों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने छत से कूदने का फैसला किया। ताएसेओब बहुत गुस्से में था। वो दर्द से फर्श पर गिर पड़ा और रोने लगा। ये पहली बार था जब उसने इतनी हार महसूस की थी। अभियोजन कार्यालय में मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैं अभियोजन पक्ष की शपथ लेने वाली मेज के सामने खड़ा था और शांत भाव से मिनसू को अलविदा कहा। जिनयोंग से मैंने जो करने को कहा था वह अगले काउंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम शामिल करवाना था। इतना ही नहीं, यह ताएसेओब का चुनावी क्षेत्र था। अगर मैं एक अभियोजन पक्ष के रूप में ताएसेओब को नहीं पकड़ सका तो मुझे एक उच्च पद पर जाना होगा। ताएसेओब ने यह खबर सुनकर बहुत उत्साह दिखाया। अब से हम दोनों उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही मैं बाहर निकला, सहायक हान ने मुझे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, लेकिन मुझे पता था कि सेक्रेटरी हान ने ताएसेओब को धोखा दिया था। मैंने उसे कुछ भी न करने और मुझसे अकेले में मिलने की सलाह दी। अगले दिन ताएसेओब चुनाव प्रचार के लिए गए। उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। चूंकि मैंने इस्तीफा दे दिया था, मिनसू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सका। लेकिन मिनसू ने ताएसेओब को मेरे स्कूल के दिनों के मेरे गंदे कामों से संबंधित कागजात का एक बंडल दिया, जैसे स्कूल में गुंडागर्दी और पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाना। ये मामला मीडिया में सामने आया और लोगों ने इस पर खूब बातें की। इसने चुनाव प्रचार पर बहुत बड़ा असर डाला, लेकिन मैं वैसे ही शांत रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे संदेश मिलने के बाद मैं अपने सहायक हान से मिलने गया। उसने मुझ पर अपना सारा भरोसा रखने का फैसला किया। उन दोनों ने मिलकर काम किया। अब मैं शादी की घोषणा के साथ बुरी खबरों का जवाब दूंगा। मेरे माता पिता ने मेरे जल्द ही शादी करने की खबर सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थे। इस खबर से सब हैरान रह गए। ही आसे मेरी शादी ने सफलतापूर्वक जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसने लोगों को मुझ पर अधिक विश्वास दिलाया और पहले की सभी बुरी अफवाहों को दूर कर दिया। मीडिया के सामने मैंने उससे खुले तौर पर ताएसेओब के साथ बहस करने के लिए कहा। पूरा देश इसके बारे में जानता था, इसलिए ताएसेओब के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। टीवी पर ताएसेओब और मैंने एक लाइव डिबेट शुरू किया। मैंने डोंगडॉन बैंक का उल्लेख किया और डे हो के ताएसेओब के खिलाफ आरोप लगाने वाला वीडियो दिखाया। इससे बहस और भी तेज हो गई। मैंने पूछा कि ताएसेओब ने पूंजीपति योन सू की संपत्ति क्यों जब्त की। इसके बाद मैंने निदेशक किम के बलिदान की कहानी का उल्लेख किया। ताएसेओब ने जोर से कहा कि यह सिर्फ बदनामी थी। फिर मैंने सेक्रेटरी किम का फोन निकाला।
उसमें वे गंदी बातें थीं जो उसने छिपाई थीं। लेकिन तेसेओब ने पलटवार किया। उसने पूछा कि मरे हुए व्यक्ति का फोन मेरे हाथ में कैसे आया। तेसेओब ने रूफटॉप पर सेक्रेटरी किम को वश में करने का मेरा वीडियो दिखाया। फिर तेसेओब ने मुझ पर हत्या का आरोप लगाया। तेसेओब के उचित संदेह के साथ मेरे पास खंडन करने के लिए कुछ नहीं था। इस मामले की जांच के लिए बहस को रोकना पड़ा। तेसेओब को लगा कि उसने मुझे सफलतापूर्वक हरा दिया है। लेकिन अचानक तेसेओब ने टीवी पर सहायक खान को देखा। इस समय वह वो थी जो निर्णायक वार करने वाली थी। ये साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ, सहायक खान ने उन अवैध कृत्यों की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जो उन्होंने तायसेओब के लिए काम करते हुए एकत्र की थी। सब कुछ वहां था, एक भी विवरण गायब नहीं था। इसके अलावा तायसेओब ने उसके भाई को एक हत्यारा बना दिया था। खबरें पढ़ने के बाद तायसेओब जल्दी से कार में बैठ गया और किसी को समस्या को संभालने के लिए फोन किया। सहायक खान ने अभी अभी टीवी स्टेशन छोड़ा था कि जियोंग सेओक और सुंग जे उसे लेने आए। मुझे ये भी खबर मिली कि सहायक खान का पीछा किया जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से वहां पहुंच गया। इस समय सुंग जे और जियोंग सेओक हत्यारे से लड़ रहे थे। हालांकि दोनों मार्शल आर्ट में माहिर थे, फिर भी वे उससे कमजोर थे। जियोंग सेओक उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। इस समय सुंग जे भी बेहोश हो गया। जब हत्यारा सहायक खान को पकड़ने वाला थामे आ गया, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। जियोंग सेओक भी उठने और लड़ना जारी रखने की कोशिश कर रहा था। जियोंग सेओक ने एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन हत्यारे को खरोंच तक नहीं आई। जियोंग सेओक के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने हत्यारे को अपने शरीर से रोका और उसे कसकर पकड़ लिया। जियोंग सेओक ने मुझे जल्दी करने को कहा। मैं जल्दी से कूद गया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक जानलेवा वार किया। वार इतना तेज था कि हत्यारा दंग रह गया, लेकिन वो लड़ने में सक्षम था। मैंने आखिरी मिनटों में अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंततः हत्यारे को हरा दिया। जब मैं उसे मारने ही वाला था, सहायक खान ने मुझे रोका। पता चला कि जिस भाई का वो जिक्र कर रही थी वह यह हत्यारा ही था। उसके भाई को जो टेसेओब ने एक हत्यारे में बदल दिया था। इतनी मार खाने के बाद भी उसने टेसेओब को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। टेसेओब और मेरी बातचीत हुई। अंत में टेसेओब ने सोचा कि वो निर्दोष है। यदि ऐसा होता तो वो कुछ भी बदले बिना बस दक्षिण कोरिया छोड़ देता। वो मुझे देखता रहेगा। वो जानना चाहता था कि मैं कैसा दक्षिण कोरिया बनाऊंगा। फिर हत्यारे को पुलिस पकड़ ले गई। सहायक खान ने भी टेसेओब के साथ अपने अपराधों को कबूल करने के लिए मुझसे अलविदा कहा। टेसेओब अभी भी अपने कर्मों पर विचार कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो बहुत आगे निकल गया था। अब वो उस अंधेरे घर में अकेला रह गया था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ धीरे धीरे दूरी बना ली। अगले दिन टेसेओब के सभी साथी पकड़े गए। अभियोजक को मिन्सू ने भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कैंटीन में मिलने का फैसला किया। पता चला कि मिन्सू ने मेरी मदद करने के लिए जानबूझकर तायसेओब को जानकारी लीक की थी। उनका सहयोग सफल रहा। उस समय टीवी पर खबर आई कि पुलिस को तायसेओब का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्हें समुद्र तट पर एक शव मिला। डीएनए परीक्षण के बाद यह पुष्टि हुई कि वो व्यक्ति तायसेओब था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो वाकई तायसेओब था। मैं अस्पताल के कमरे में संगमान को किताब पढ़कर सुना रहा था। वह शिकायत कर रहा था कि किताब पढ़ना मुश्किल है। मैंने संगमान से कहा कि अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसे जागना चाहिए और खुद पढ़ना चाहिए। ठीक इसी समय संगमान में होश में आने के संकेत दिखे। जिन सभी लोगों ने मेरी मदद की थी वे सब रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इस समय तक संगमान भी होश में आ गया था। मैंने घोषणा की कि मैं ही आके साथ अपनी शादी स्थगित कर रहा हूँ। हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी, इसलिए हमें एक दूसरे को समझने के लिए और समय चाहिए। मैं सिर्फ एक नेशनल असेंबली का सदस्य नहीं बना, बल्कि चेओना समूह के अध्यक्ष से शादी भी की। जैसा कि मैंने येओनसू से कहा था, मैंने वास्तव में चेओना का पदभार संभाला। शायद मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने जिन सभी को गिरफ्तार किया था उन्हें छोड़ दिया गया है। ये काम एक शक्तिशाली और अमीर महिला ने किया था। मौजूद सभी लोग तायसेओब के गुप्त क्लब के सदस्य थे। वो उस क्लब को पुनर्जीवित करना चाहती है। उसने कहा कि वो सभी को बहाल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी। वो जो चाहती है वो शक्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण समूह है। वो एक ऐसी दुनिया चाहती है जहां उसके वंशज हमेशा के लिए शासन कर सकें। तायसेओब इसलिए असफल हो गया क्योंकि वो शक्ति, पैसा और न्याय सब कुछ चाहता था। वह केवल पैसा चाहती है। वे एक आदर्श जोड़ी होंगे। फिर वे उठते हैं और अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप से मनाने के लिए प्याला उठाते हैं। ये सभी लोग एक बार फिर जोर से हंसेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस कचरे को ऊपर से देखूंगा। मैं उन सभी को फिर से पकड़ लूंगा। चाहे कितनी भी बार हो, न्याय हमेशा जीतता है। ये फिल्म की पूरी कहानी है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा और फिर मिलेंगे।